भाई। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशंस का पीटी 365 का जो भी पोर्शन है बायलेटरल रिलेशन वाला, वो हम कवर करने जा रहे हैं। तो इसको हम टू द पॉइंट रखेंगे, कोई फालतू की कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वही डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट ओनली। स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंडो पैसिफिक से दिया हुआ है पीटी 365 में। इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक की अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग डेफिनेशन है। इंडो पैसिफिक रीजन, तो इंडिया के लिए अलग डेफिनेशन है, यूएस के लिए इसके अलग डेफिनेशन मानता है। तो इंडो पैसिफिक इंडिया कहाँ से कहाँ मानता है? ये अफ्रीका वाली कोस्ट है, इधर वाली अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके हम मानते हैं इसको पैसिफिक तक यहाँ तक इंडो पैसिफिक। एशियन क्या मानता है? एशियन मानता है कि एशियन के सेंट्रलिटी के अराउंड हो ये। इंडिया बोलता है इसका ये हमारा है, ठीक है। इंडिया का मेन रोल है एज वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडियन ओशन हमारे नाम पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसका यही रिलेटेड है। तो इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव हम इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। देन इसके दीज आर द सम ऑफ द पिलर्स हैं, ये दिए हुए हैं 5 पिलर: मेरी टाइम सिक्योरिटी, इकोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, मेरी टाइम एक्स्ट्रा, ठीक है। देन जापान का क्या है? जापान बोलता है कि हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को सपोर्ट करते हैं। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये जापान बोल रहा है, ठीक। देन ईयू ने अपनी स्ट्रेटजी रिलीज की थी। हर एक कंट्री ने अपना अपना कुछ कुछ करता रहता है इसके रिगार्डिंग, अपनी अपनी डेफिनेशन बना रहा है। देन अगला टॉपिक हमारा फर्स्ट क्वाड समिट है। तो पहला इन पर्सन क्वाड समिट अभी हुआ था, पहले वर्चुअल समिट हुआ था, ठीक। तो क्वाड का आइडिया 2007 में आया था। 2007 में क्वाड का इनिशियली आइडिया आया था। क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं? क्वाड जैसे सभी को पता होगा, यूएस है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इनको क्वाड बोलते हैं। ये 4 कंट्रीज इसके पार्ट हैं। इनफॉर्मल ग्रुप नहीं है ये, इनफॉर्मल ग्रुप है अभी तक। देन इसका पहला समिट हुआ था, ठीक। तो इसका आइडिया 2007 से चला आ रहा है। देन अभी यहाँ पे क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप लॉन्च किया गया था, क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप। और क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप भी लॉन्च की गई है, क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप और क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ठीक। ये 2 चीज़ें लॉन्च की गई है। तो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे हम। जो ईयू का एक प्रोजेक्ट है, एक बिल्ड बैक बेटर। तो किसको बिल्ड बैक बेटर करते हैं? कोई डिजास्टर आ जाता है, डिजास्टर के बाद में हमें जो भी डेवलप करना होता है, वापस में रीडेवलपमेंट करना होता है, जो लॉस हो गया उसको रीडेवलप करते हैं। तो उसको बिल्ड बैक बेटर बोलते हैं। उसको बेटर बनाएंगे तब उससे पहले वाले से डिजास्टर रेजिलियंस हो, ताकि अगली बार जो डिजास्टर आए वो हम सहन कर पाएँ। अगला जो टॉपिक है वो रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट, RCA, ये किस किस के बीच में है ये एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था दिस एग्रीमेंट। तो ये चाइना राइज कर रहा है, चाइना बहुत पंगे करता है, चाइना काफ़ी एग्रेसिव है, तो ये लोग भी डरते हैं चाइना से। तो चाइना के अगेंस्ट इसको बनाया गया है, ठीक है। इतना ही है। किसके बीच में है? रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट किसके रिलेटेड है? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, ठीक है। उसके अंदर वो मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे। देन SCRI है, SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो ये क्या है? सप्लाई चेन की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लाया गया था। सप्लाई चेन क्या होती है? सबको पता होता है। सप्लाई चेन क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। जैसे कि मोबाइल बनाना है तो मेरे को लिए मोबाइल के लिए अलग अलग पार्ट अलग अलग कंट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि प्रोसेसर कहीं बनता है उसका, दैन उसकी डिस्प्ले कहीं बनती है। तो चाइना के अंदर क्या है, जो है इसका PCB बनता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और सारे प्रोसेसर भी बनते हैं। तो फिर आगे जाके डिस्प्ले दूसरे कंट्री में बनेगी। तो मोस्ट ऑफ द काम अभी चाइना में हो रहा है। तो कोविड के कारण सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, तो उससे निपटने के लिए
जय ने ये लॉन्च किया था, जय ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जय के द्वारा। जय कौन कौन से हैं? जय में है जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेंगे। कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे? इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, एफडीआई को। और दूसरा है हम एक दूसरे कंट्री के साथ पार्टनरशिप बनाएंगे मजबूत, स्ट्रांग। तो यही SCRI है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए SCRI क्या है। तो SCRI किसका इनिशिएटिव है? जय का इनिशिएटिव है, ठीक है, सप्लाई चेन को रेजिलियंस बढ़ाने के लिए। देन एशियान के आपको मेंबर पता होना चाहिए। एशियान को हम कवर करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, PT 365 में नहीं दिया हुआ है। उसमें एशियान में 10 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं पार्ट ऑफ आपको पता होना चाहिए। मैप देख सकते हो आप ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के लिए। देन इंडिया का जो एक इनिशिएटिव लिया गया था, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, इंडिया ने लॉन्च किया था। कब? 2019 में लॉन्च किया था इसको, इंडो पैसिफिक रीजन के रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 7 पिलर्स लॉन्च किए गए थे। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, इन सभी बातों पे फोकस कर रहे थे हम, ठीक। तो एक एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक है, जो एशियन सेंट्रलिटी पे बात करता है कि इंडो पैसिफिक का जो उसमें एशियन की सेंट्रलिटी रहेगी, ये भी हम देख चुके हैं। फिर फिपिक क्या है? फिपिक के अंदर क्या है? इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है। किस में बढ़ा रहा है? पैसिफिक ओशियन में अपने एक्टिविटीज़ को इंडिया बढ़ा रहा है। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया था इंडिया ने, इसका नाम क्या है? फिपिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। तो पैसिफिक के अंदर कुछ आइलैंड हैं, कौन कौन से हैं? जैसे माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है, ये सारे आइलैंड है, फ्रेंच पॉलिनेशिया है, ये बहुत सारे आइलैंड है, ठीक है। इसमें आइलैंड्स ऑफ ग्रुप्स का, आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड का ग्रुप है। माइक्रोनेशिया में जैसे 5 आर्किपेलागो हैं। तो उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था 2014 के अंदर, ये फिपिक लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। इंडिया का एंगेजमेंट बढ़ाएंगे हम पैसिफिक रीजन में इसके द्वारा, ठीक। देन एक ये मैप देख लो, आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का पार्ट है। देन इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं ये देख लेते हैं हम पॉलिनेशिया वाले रीजन में। देन यहाँ पे ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में यहाँ पे इधर में जाओगे तो इधर में पैसिफिक में इधर में थोड़ा सा आ जाओगे तो यहाँ पे क्या है? पुलाव है, माइक्रोनेशिया है, देन मार्शल आइलैंड है, नोरू है, देन वानाटाऊ है, फिजी आइलैंड है, इधर कुक आइलैंड है। तो ये सारा आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके लोकेशन पे ये कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज हैं, कहाँ पे है, देख सकते हो। फिर ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था एक एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035, एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035 वाज लॉन्च बाय, ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च की थी। इसके अंदर क्या है? वो इंडिया के 10 स्टेट के साथ 10 सेक्टर्स के अंदर कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे। 10 स्टेट के साथ हमारे 10 सेक्टर्स में कोऑपरेशन करेंगे। जैसे तेलंगाना के साथ हो गया एजुकेशन के साथ, या फिर किसी और के साथ, उसमें हम इस कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे। इतना ही पता होना चाहिए कि एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035 वाज लॉन्च बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अगला जो हमारा लेसन है उसमें PT 365 में दिया, पिछले साल का दिया हुआ है, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कर रहे हैं हम? 2+2 डायलॉग है इंडिया का डिफेंस पार्टनर के साथ, 2+2 डायलॉग है। हम क्वाड के भी मेंबर हैं, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एक में हमारा सिविल न्यूक्लियर डील है, सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन हुआ था कब? 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया गया था। दैन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्लोजेस्ट एलाई है, वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई हो गया अभी। हमारा सिक्योरिटी कॉपरेशन साइन हुआ था 2009 के अंदर। देन हम बात चल रही है इस पर, हमारी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है ऑस्ट्रेलिया के साथ। दैन सिविल न्यूक्लियर डील 2014 हमें देख लिया, जहाँ से हमें यूरेनियम ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च की थी एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी एक्सरसाइजेज भी हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी हैं? ऑसी इंडेक्स है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, ककाडू हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये हमारी ये दी हुई है, ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स है, जिस मिलिट्री एक्सरसाइज का पता होना चाहिए। देन क्वाड के हम मेंबर हैं ही। देन जैसे हमारा फिपिक है,
जैसे हम फिपिक फिपिक हमारा फिपिक पैसिफिक ओशन में हमारा इनिशिएटिव है इंडिया का, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का पैसिफिक ओशन के रिलेटिव में एक इनिशिएटिव है पैसिफिक सेटअप, पैसिफिक सेटअप। तो वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पैसिफिक में भी। पैसिफिक सेटअप किसका हो जाएगा फिर? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में था थोड़ा सा जानकारी। दैन जिलैंडिया क्या है? जिलैंडिया क्या था? ये न्यूज़ में रहा था पहले। जिलैंडिया एक नया माइक्रो कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ था न्यूजीलैंड के पास में। तो ये एक नया नेरो माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो डिस्कवर हुआ था साउथ पैसिफिक ओशन में, न्यूजीलैंड के पास में ही, न्यूजीलैंड के ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कवर हुआ था। ये न्यूजीलैंड है, तो ये जिलैंडिया था। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, तो इधर ये जिलैंडिया डिस्कवर हुआ था। ठीक, इसमें एक और दिया हुआ है पेंटानाल। पंटानाल, पंटानाल क्या है? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेटलैंड है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेटलैंड है पेंटानाल। वो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड। देन संघाई में क्या है? संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। किलाऊ वोल्केनो कहाँ पे है? हवाई में है। देन प्राटाज आइलैंड, वो डोंगसा आइलैंड भी बोला जाता है, प्राटाज आइलैंड को डोंगसा आइलैंड बोला जाता है, वो साउथ चाइना सी में है प्राटाज आइलैंड। देखो दिस आर, किलाऊ वोल्केनो है वो हवाई में है, प्राटाज आइलैंड ये रहे प्राटाज आइलैंड। ठीक है, ये 5वां नंबर पे प्राटाज आइलैंड है। तो इसको वीडियो को पास करके आप लोकेशन देख सकते हो कौन कहाँ पे है। ये साउथ चाइना सी है। देन अमामी आइलैंड है, वो जापान का हिस्सा है। अमामी आइलैंड इज पार्ट ऑफ जापान। सेंकाकू आइलैंड है, वो ग्रुप ऑफ अनहेबिटेड आइलैंड है, ईस्ट चाइना सी में है। सेंकाकू कौन से में है? ईस्ट चाइना सी में है, जिसपे डिस्प्यूट चलता रहता है चाइना, जापान और ताइवान के बीच में। चाइना, जापान और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है सेंकाकू के रिगार्डिंग। इसमें आपको पता होना चाहिए 9 डेज लाइन कहाँ पे है, वो सब कुछ यहाँ से 9 डेज लाइन गुजरती है, चाइना क्लेम करता है उसकी है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। देन इंडियन ओशन में हमारा है, इंडियन ओशन से रिलेटेड क्या है? इंडियन ओशन पैसिफिक, इंडियन ओशन रिम, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने कंट्री हैं? 22 कंट्री हैं। कौन कौन से कंट्री है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, कोमरोज है, इंडिया है, दैन इंडोनेशिया, ईरान, कीनिया, मेडागास्कर। तो ये इसमें देखो, ये बांग्लादेश इधर है, ये यहाँ पे क्या है? ये हमारा बोलते हैं तो अफ्रीका है। ठीक है, ये मान बोलो अफ्रीका है, तो दैन अफ्रीका से इसके आसपास वाला ये इंडिया है, दैन ये बांग्लादेश इधर वाला है। तो यहाँ से शुरू होके ये कंट्रीज, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे कंट्रीज आते हैं, इतने कंट्रीज आते हैं इंडियन ओशन के अंदर। तो इसके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इंडियन ओशन में देखो, तो ये कंट्रीज हो जाएंगे, ये बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें, आप देख सकते हो 22 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। ठीक, ये पता होना चाहिए। दैन IOC क्या है? IOC अगला टॉपिक हमारा इसमें है, वो IOC से रिलेटेड है। IOC है इंडियन ओशन कमीशन, इंडियन ओशन कमीशन, इंडियन ओशन कमीशन। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1984। ठीक, इसमें कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। तो ये क्या है? एक 5 आइलैंड स्टेट्स हैं, उसके मेंबर हैं। कौन कौन से आइलैंड हैं? कोमरोज, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड एंड सेशेल्स आइलैंड। ये सारे मेडागास्कर सारे इसके मेंबर हैं। 1984 में बनाया गया था, 1984 में। ठीक, फर्स्ट अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस इसके अंदर हैं। 5 अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशन है जो इंडियन ओशन का पार्ट हैं, वो उसके मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर है ये पता होना चाहिए इंडियन ओशन कमीशन का आपको। देन ये देखें मेंबर है मेडागास्कर, यहाँ पे है। ठीक है, तो मेडागास्कर ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के आसपास में ही मेडागास्कर है। फिर इससे ऊपर सेशेल्स है, फिर मॉरिशस है इधर, यहीं पे एक और कंट्री है। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस स्लाइड में क्या है, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एयर बेसिस। पता होना चाहिए कौन से कंट्री का एयर बेस कहाँ पे है। तो इंडिया के जो नेवल बेसिस के बारे में बात करें, तो इंडिया के मुंबई में है, कारवार में है, विशाखापट्टनम में, कोची में है। इंडिया का नेवल बेस पोर्ट ब्लेयर में भी है। दैन इंडिया सेशेल्स में बना रहा है एयरबेस, मेडागास्कर में है हमारा, मॉरिशस में है एयरबेस। देन यहाँ पे हम ओमान में भी डेवलप कर रहे हैं एक। ठीक, तो फिर अभी हम चाइनीज़ के जो इंपॉर्टेंट नेवल बेसिस है कौन कौन से हैं? चाइनीज़ नेवल बेसिस चाइना में तो है ही चाइनीज़ के। दैन चाइना से बाहर देखोगे तो श्रीलंका में बना रहा था चाइना, देन बांग्लादेश में बना रहा है, म्यांमार में बना रहा है, म्यांमार में चिटगांव में बना रहा है। ठीक है, म्यांमार में सितवे, बांग्लादेश में चिटगांव, बांग्लादेश में चिटगांव में है। दैन म्यांमार में सितवे में चाइना का मिलिट्री बेस है, दैन नेवल बेस कह लो इसको। ठीक है, दैन जिबूती में बना रहा है, जिबूती में है चाइना का। दैन हम
यूएस वाले देख लें तो यूएस का है डियागो गार्सिया में है, इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया यहाँ पे मालदीव है, मालदीव के नीचे ही है डियागो गार्सिया। दैन यहाँ पे बहुत सारे हैं इसमें, गल्फ में कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ठीक। चाइना का ग्वादार में चाइना का भी है, ग्वादार पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना। यहाँ से CPEC पास होता है, यहाँ से हम देखते हैं तो ये लोकेशन में CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पास होता है, जो कि पार्ट है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर क्या है, तीन चीज़ें हैं, मैरीटाइम रोड भी है, पोलर सिल्क रोड भी है, और एक है और भी है कॉन्टिनेंटल रोड है। तो तीन इसका पार्ट है मैरीटाइम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये हम सारे इसमें आगे देखो, ये यहाँ पे स्टेट ऑफ मलेक्का है जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी से। यहाँ से मोस्टली ट्रेड पास होता है, इंपॉर्टेंट सी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है ये। देन ये लैम्बॉक स्ट्रेट है, ये किसको कनेक्ट करती है आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी में। फिर आपको 6 डिग्री लाइन क्या होती है, किस किस को कनेक्ट करती है, 9 डिग्री लाइन किसको कनेक्ट करती है, ये सब पता होना चाहिए। 9 डेज लाइन क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। देन ये अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सेंट्रल एशिया के साथ है। सेंट्रल एशिया में कितने कंट्री है, 5 कंट्री हैं, ठीक, 5। कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देन किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान की बॉर्डर इंडिया को टच करती है। तो कितने 5 कंट्री हो गए, कौन कौन से, कजाकिस्तान, देखो ये देखो कजाकिस्तान है वो बॉर्डर उसकी टच करती है चाइना को, ठीक है, कजाकिस्तान की बॉर्डर टच करती है चाइना को। देन कजाकिस्तान के नीचे है किर्गिस्तान, के कर किर्गिस्तान, देन तजाकिस्तान, के कर ताज, ठीक है, के कर ताज कजाकिस्तान। फिर इसमें देखो KUT कूट दो इसको, KUT देन के कर ताज या ताई कर दो, ठीक है। ये कंट्रीज हैं इसमें, 5 कंट्रीज, ठीक, हमने देख लिया इसमें। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद है, ये पता होना चाहिए। देन इसकी तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, अश्गाबाद, ठीक। तजाकिस्तान की दुशांबे है। देन बाइसेक किसकी है, किर्गिस्तान की है। कजाकिस्तान की अस्ताना है। इसका नॉर्थ साउथ ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, नॉर्थ साउथ ऑर्डर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में। तो अरेंज द फॉलोइंग इन नॉर्थ साउथ, अस्ताना सब में नॉर्थ में है, फिर बाइसेक है, ए के बाद बी आता है, A B, ठीक। नॉर्थ से साउथ में जाओगे फिर ताशकंद है, फिर तजाकिस्तान है, ताशकंद TAG ऐसा आ रहा है, तो इसको याद रखो कैसे। देन उसका बात इज देयर, इस मैप को अच्छे से पता होना चाहिए आपको। तो इंडिया ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी कब लॉन्च की थी, 2012 में हमने लॉन्च की थी। उसके अंदर हम पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चर इन डायलॉग को इम्प्रूव कर रहे हैं, कनेक्शन बढ़ा रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ। देन हमने एक सेंट्रल एशियन नेटवर्क भी लॉन्च किया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन ये हमारा है फारकोर के अंदर, तजाकिस्तान के अंदर फारकोर के अंदर क्या है हमारा, एक मिलिट्री बेस है। ये कहाँ पे है, तजाकिस्तान में। मैथ कॉमन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक ये हम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों से ही यूरेनियम लेंगे, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में क्या है, यूरेनियम बैंक भी है, यूरेनियम बैंक, ठीक, कजाकिस्तान में। उज्बेकिस्तान और यूरेनियम हम कहाँ से लेंगे, कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से, यानी कि यूके बन गया ना वो, ठीक। देन ये इसमें एक और दिखाया गया है, नगोर्नो कारबाख रीजन, ये दिखाया गया, क्या दिखाया गया है, नागोर्नो कारबाख रीजन, नागोर्नो काराबख रीजन, ये किस किस के बीच में है, ये है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है। इन दोनों के बीच में इसके बारे में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, ठीक है। तो इस लोकेशन को आपको पता होना चाहिए किस किस को टच कर रहा है। अजरबैजान टच कर रहा है, कैस्पियन सी को टच कर रहा है अजरबैजान में बाकू है, ठीक है। देन रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसके बारे में यूरोपियन यूनियन का जो है यूरेशिया वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए मैपिंग में, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, संभावना होती है बनने की, ठीक। इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। एक मिन्स्क ग्रुप है, मिन्स्क ग्रुप क्या है, ये एक ग्रुप है, नेगोशिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। तो ओनली इंटरनेशनल एग्रीड बॉडी टू मीडिएट द नेगोशिएशन ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। इसको चेयर कौन कौन करता है, इसके फ्रांस, रशिया और US इसको चेयर करते हैं।
फ्रांस, रशिया एंड यूएस इसको शेयर करते हैं। एंड मिन्स्क ग्रुप ने मैड्रिड प्रिंसिपल दिए थे, मैड्रिड प्रिंसिपल मिन्स्क ग्रुप ने दिए थे, किसके लिए दिए थे? नोगार्नो काराबाख रीजन को पीसफुली रिजोल्व करने के लिए दिए थे इसने। मिन्स्क ग्रुप कब बना था? 2007 में बना था। ठीक, तो ये एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराती है। तो इसने नोगार्नो काराबाख रीजन में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कराने के लिए मैड्रिड प्रिंसिपल दिए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैड्रिड प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? तो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर एक ये ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CSTO। नेटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेटो हम पढ़ेंगे डिटेल में। दैन CSTO काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। CSTO क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब साइन हुआ था? ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है, रशिया लेड मिलिट्री अलायंस। ये बनी थी 1992 में आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। तो ये 1992 में बनी थी डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में। तो ये कहता है कि एक बंदे पे अटैक कर दिया, कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक बंदे पे, एक कंट्री पे अटैक कर दिया तो सब पे वो अटैक माना जाएगा, फिर सब उसको दोहेंगे जिसने अटैक किया है उसको। ठीक, तो इसको ताशकंद में इसका एग्रीमेंट हुआ, उससे साइन किया गया था। एंड ये कब बनी थी? 1992 में बनी थी। नेटो कब बना था ये आपको बताएगा मेरे को। देन इसके मेंबर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, मेंबर्स रटे हुए होने चाहिए। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस एंड आर्मेनिया, ये इसके मेंबर्स हैं। तो CSTO कब बनी थी? 1992 में। इसके मेंबर एक बार और देख लेते हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। ठीक, फिर अभी हमारे अगला टॉपिक है वो 50 साल हो गए हमारे इंडिया के सोवियत के साथ ट्रीटी को साइन किए हुए। इंडिया ने USSR के साथ ट्रीटी साइन की थी 1971 में। ठीक है, कोल्ड वार के दौरान। तो उस ट्रीटी का नाम था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑन पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। आप मेरे को बताओगे नेपाल के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन हुई थी, बांग्लादेश के साथ कब हुई थी, और भूटान के साथ कब साइन की गई थी? ये आपको हमने पिछले लेक्चर में बढ़ाया था, ये पता होना चाहिए कब साइन की गई थी फ्रेंडशिप ट्रीटी। मैथ्स दी कॉलम में आ सकता है कभी भी। तो ये फ्रेंडशिप को बढ़ावा देगी। तो फ्रेंडशिप को बढ़ाना देने के लिए हमारे पंचशील प्रिंसिपल हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसमें जो प्रिंसिपल थे वो सारे इसमें फॉलो करते हैं हम। दैन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है? जो रशिया का अगला टॉपिक है वो हमारा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है। तो ये पहली बात तो ये बना कब था? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, तो ये 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, 2015 के अंदर। तो इसमें क्या है कि जो रशिया का फार ईस्टर्न साइड है, तो रशिया का जो इधर वाला पार्ट है, ये रशिया है, ठीक है, इसका जो फार ईस्टर्न साइड है वो लेस डेवलप्ड रीजन है, ईस्टर्न साइड है वो लेस डेवलप्ड रीजन है, उसको डेवलप करने के लिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रशिया ने बनाया था। ठीक, इसकी 6th मीटिंग हुई थी 2015 में, अंदर ये बनाया गया था, 2015 में फॉर्म किया गया था। तो इसकी हर साल मीटिंग होती है, व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर मीटिंग होती है। इंडिया ने यहाँ पे अपनी एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी इस रीजन के रिगार्डिंग लॉन्च की थी। एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी 2019 में इंडिया ने लॉन्च की थी, एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। ठीक, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस रीजन को $1 बिलियन US के लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं इस रीजन को डेवलप करने के लिए। देन हम S-400 के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। देन कार्डसा क्या है? कार्डसा एक अमेरिकन US एक्ट है जो कि वो बोलते हैं ईवल एक्सिस, बोलाते हैं ईवल एक्सिस। तीन कंट्रीज को बोलते थे US वाले, कौन कौन से? रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक, ये ईवल एक्सिस बोलते थे। इनके साथ कोई भी रिलेशन रखेगा तो उन पे वो लोग क्या है, कार्डसा लगा देते थे। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रो सैंक्शन, उनमें वो सैंक्शन लगा देते थे, इनके साथ कोई रिलेशन रखने की कोशिश करता था। ये अमेरिका के दादागिरी एक्ट है। कार्डसा एक्ट क्या है? अमेरिका का दादागिरी एक्ट है, तो उसमें सैंक्शन लगा देता है, इनके साथ कोई भी रिलेशन लेता था। खुद अमेरिका वाले रशिया से चीप अभी क्या है, ऑयल खरीद रहे हैं, और हमको बोल रहे हैं कि आप ऑयल मत खरीदो रशिया से। अभी हमने देख लिया कि कनेक्ट सेंटर एशिया पॉलिसी कब लॉन्च की थी, 2012 में लॉन्च की थी, ये पता होना चाहिए। देन एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी हमने कब लॉन्च की है, 2019 में। ठीक, देन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में हम अलग वीडियो में देखेंगे। इसको कब लॉन्च किया गया था, 2000 में डेवलप किया गया था। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ के अंदर हमारा जो लैंड कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने में काम करेगा। ईरान के अंदर हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे।
आगे अभी। देन इंडिया ने अशगाबाद एग्रीमेंट है वो ज्वाइन कर लिया था। अशगाबाद एग्रीमेंट किस किस के बीच में है? ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया। 2018 में इंडिया मेंबर बना था। ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ये पार्ट हैं इसके। दैन TIR कार्नेट है, ये गुड्स के मूवमेंट के लिए लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर। TIR कार्नेट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट गुड्स का जो मूवमेंट हो वो आसानी से हो सके एक दूसरे कंट्रीज के बीच में, उसके लिए इंडिया ने साइन किया था इसको भी। देन ये मैरी टाइम सिल्क रोड के बारे में बताया गया, यहाँ से शुरू होकर यहाँ इधर आइए, ये आपको पता होना चाहिए मैप में। देन पावर ऑफ सर्बिया था, ये 2-3 साल पहले न्यूज़ में रहा था। ये क्या है? एक ऑयल पाइपलाइन है, किसके बीच में? रशिया और चाइना के बीच में। रशिया और चाइना के बीच में ऑयल पाइपलाइन है। इंडिया एक पाइपलाइन बना रहा है नेपाल और इंडिया के बीच में। कहाँ से थी वो? मोतिहारी से आमेलखंज के बीच में थी। आमेलखंज, मोतिहारी बिहार में था ना। यहाँ से इंडिया की फर्स्ट ट्रांसलेशनल जो पाइपलाइन थी CNG के लिए, ये ऑयल वाली पाइपलाइन है। तो पावर ऑफ सर्बिया क्या है? ये एक पाइपलाइन है US और रशिया के बीच में, जो साखालिन जो ऑयल फील्ड है रशिया का, साखालिन ऑयल फील्ड है, वहाँ से ही वो गैस भेजेंगे क्योकाता फील्ड में चाइना के। देन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, जैसे EU है उसी तरह से रशिया ने इंटीग्रेशन करने के लिए अपने आसपास वाले कंट्री के साथ बेटर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया गया था? ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, 2015 में। इन कंट्रीज़ के बीच में, यूरेशियन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन और ट्रेड बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड, सर्विस, कैपिटल, लेबर जो एक इकोनॉमिक यूनियन में होता है वही सब इसमें लॉन्च करने के द्वारा की गई थी। इसमें एक यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन होता है जो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। इसके मेंबर्स याद होने चाहिए कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया एंड किर्गिस्तान, ये इसके 5 मेंबर है। रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया एंड किर्गिस्तान, ये 5 मेंबर हैं, ठीक है, यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के। देन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, अगला हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है। ये किसका है? ये सऊदी अरब का है, सऊदी अरब का, ठीक है। ये न्यूज़ में नहीं रहा, PT 365 में नहीं दिया हुआ है, पिछले सालों में न्यूज़ में रहा था। तो सऊदी अरेबिया का जो मेन इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑयल एंड गैस पे डिपेंड करती है। तो वो सऊदी अरेबिया क्या चाहता है? वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए इसमें हेल्प कर रहा है। हेल्प कराने के लिए उसने फ्यूचर में वो अपना इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। तो इसने एक विजन 2030 दिया है कि वो कैसे काम करेगा दूसरे कंट्रीज़ के साथ उसमें। तो इसको डेवोस इन डेजर्ट बोला जाता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को डेवोस इन डेजर्ट बोला जाता है। जैसे कि डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल समिट होता है जिसमें बड़े बड़े लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से रिपोर्ट्स ये रिलीज़ करता है वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। एंड आगे देखते हैं, ठीक है। चाबार पोर्ट इंडिया ईरान में डेवलप कर रहा था, ईरान में। ये यहाँ से देख लो, ये ईरान है। ईरान की मकरान कोस्ट पे है, मकरान कोस्ट भी बोला जाता है, चाबार है। चाइना की यहाँ पे ग्वादार पोर्ट है, ठीक है। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया बना रहा है, ठीक है, यहाँ से। दैन यहाँ से हम अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी कर रहे थे। यहाँ पे एक हाईवे हुआ करता था जिसको जरांग डेलाराम हाईवे बोल रहे हैं, ठीक है, जरांग डेलाराम, हम आगे देखेंगे इसमें अफगानिस्तान में। तो इंडिया डेवलप कर रहा था, ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। 2017 में इंडिया डेवलप कर रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। वेस्ट एशिया वाला मैप में देखेंगे तो खुरिया ऑयल फील्ड कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है। खुरिया ऑयल फील्ड कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। कुर्द क्या है? कुर्द एक काइंड ऑफ ट्राइब है जो कहाँ है? टर्की, इराक और सीरिया वाले रीजन में पाई जाती है। ये ट्राइब टर्की, इराक और सीरिया वाले रीजन में पाई जाती है। जेद्दा कहाँ है? जेद्दा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जहदान हम देखेंगे, देखो ये चाबहार पोर्ट है, ये यहाँ पे चाबहार पोर्ट हुई। चाबहार पोर्ट से जहदान तक क्या है? हम इंडिया और ईरान मिलके क्या है यहाँ पे, इंडिया और ईरान मिलके पहले बात चल रही थी कि इंडिया ईरान यहाँ पे रोड बनाएंगे, लेकिन अभी ईरान अकेला यहाँ पे रोड बना रहा है, एक हाईवे बना रहा है, ठीक है। ईरान अकेला बनाएगा अभी इसको, ईरान अकेला, ठीक है। तो यहाँ से ईरान अफगानिस्तान के अंदर हम जरांग से डेलाराम हाईवे बनाए चुके हैं पहले, तो ये हमारे को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था अफगानिस्तान तक। तो अभी तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, तो ये सारा कुछ इसका फ्यूचर मुझे पता नहीं क्या होगा आगे, जैसे कि होता है वो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दैन हाईजेक माइन है वो अफगानिस्तान में है, ठीक है। देन ग्वादार पोर्ट ये यहाँ पे होगी इसका हिस्सा,
खुरिया ऑयल फील्ड सऊदी अरेबिया में है, जेद्दा भी सऊदी अरेबिया में है, दैन रियाद यहाँ पे है। कुर्दिश इनहेबिटेड एरिया कहाँ है, ये हमने देख लिया कुर्द किस किस में पाई जाती है। कुर्द है टर्की में है, इराक, सीरिया, ईरान, इस रीजन में पाई जाती है, इस रीजन में। दैन आगे देखते हैं, आगे में हमारा चाबहार पोर्ट हमारे लिए किस लिए उपयोगी है, सेंट्रल एशिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यूरोप को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, इससे हमारा जो ट्रेड बढ़ेगा ईरान, इराक, अफगानिस्तान के साथ, ये हमारा इससे रिलेटेड था। ठीक है, इसमें हम आपको पता होना चाहिए एसगार एग्रीमेंट में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, दैन तालिबान ने अभी अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया है, तो उसके अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा शक्ति। गंगा शक्ति, ऑपरेशन गंगा शक्ति इंडिया ने चलाया था। नहीं गंगा नहीं, देवी शक्ति, देवी शक्ति, सॉरी, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा अलग है, ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति किससे रिलेटेड है, देवी शक्ति है अफगानिस्तान से है, गंगा, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा हम यहाँ से यूक्रेन से लोगों को निकाल के ला रहे हैं, इंडियंस को निकाल के ला रहे हैं, ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति में हमने यहाँ से अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कराए थे। ये पार्टनरशिप है यूएस और उसके बीच में, ये ज़्यादा काम की नहीं है, नहीं पूछेगा नहीं। ठीक है, तो तालिबान का मतलब क्या होता है, पास्ट स्टूडेंट्स होता है पास्तों में। तालिबान 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1994 में। देन ओस्लो टॉक्स क्या है, तो तालिबान जब इसके कब्जा कर रहा था अफगानिस्तान पे, तब ओस्लो टॉक्स चल रही थी कि वो तालिबान वाले वह वो ह्यूमन राइट्स को थोड़ा तवज्जो दें। तो ये ओस्लो टॉक्स चल रही थी। ओस्लो कहाँ पे है, नॉर्वे में एक शहर है, वहाँ पे ये टॉक्स चल रही थी, नॉर्वे। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सिविल सोसाइटी और तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी के बीच में ये टॉक चल रही थी। देन ऑपरेशन स्कून में हमने क्या किया था, लेबनान से लोगों को निकाला था, वहाँ पे क्राइसिस हुआ था तब। देन ऑपरेशन सेफ होमकमिंग में हमने लीबिया से निकाला है। देन ऑपरेशन राहत में हमने यमन से निकाला है। ऑपरेशन राहत 2015 में हमने यमन से लोगों को निकाला है। देन ऑपरेशन स्कून में लास्ट में क्या आ रहा है, ON आ रहा है। ठीक है, इसमें भी ON आ रहा है, ON लेबनान से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें याद रह जाएगा ये स्कून किससे रिलेटेड है, स्कून और लेबनान, लास्ट में ON आ रहा है, तो इससे रिलेटेड 2006 में किया था। सेफ होमकमिंग लीबिया, राहत यमन, देवी शक्ति अफगानिस्तान, गंगा यूक्रेन। ठीक, देन दहला डैम है वो अफगानिस्तान में है, दहला डैम। देन बंगराम एयरफील्ड है, वो यूएस का सबसे बड़ा एयरफील्ड हुआ करता था, एयरबेस हुआ करता था, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, जो 20 साल तक यूज करता था। अभी माना जाता है कि वो चाइना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है, चाइना यूज़ कर रहा है तालिबान के साथ मिलके। बंगरांग एयरफील्ड है वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, जो चाइना यूज़ कर रहा है अभी। जरांग निमरोज प्रोविनेंस है, ये भी अफगानिस्तान में हम देख चुके हैं। मजार शरीफ यहाँ पे भी ये देख चुके हैं। पंसीर वैली कहाँ पे है, ये देखो, ये पंसीर वैली है, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन है, उनमें पंसीर वैली है। यहाँ पे सबसे लास्ट में कब्जा किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो तजाकिस बोलते हैं, वो काफ़ी फाइटर माने जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट में इसका कब्जा हुआ था तालिबान का, यहाँ पे पंसीर वैली में। देन कंधार, तो कंधार देख लो आप, कंधार की लोकेशन। देन इंडिया ईरान के बारे में बात करें तो हमने ईरान का एक गैस फील्ड है जिसका नाम क्या है, फरजाद बी गैस फील्ड है, फरजाद बी, जो पहले बात चल रही थी कि ONGC विदेश लिमिटेड है हमारी कंपनी, वो उसको डेवलप करेगी। लेकिन अभी ईरान ने इंडिया को इससे बाहर कर दिया है। ईरान ने एक हाईवे से भी बाहर कर दिया, जो हमने पहले देखा था जहदान हाईवे से, अभी ONGC से भी इंडिया को बाहर कर दिया है। फरजाद बी गैस फील्ड ये हमसे ले लिया है वापस, तो ये खुद ही ईरान डेवलप करेगा इसमें। ठीक है, ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड था, पर्शियन गल्फ में ईरान का लोकेटेड है, ये इतना पता होना चाहिए आपको। देन इजराइल, देन इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इजराइल के साथ इंडिया पैलेस्टीन का रिलेशन है, कैसा है, वो सब कुछ बातें देखते हैं। तो इजराइल कैसे बना था ये हम देख लेते हैं पहले। इजराइल बनने से सबसे पहले घोषणा की गई थी 1917 में, बेलफोर डिक्लेरेशन आई थी। बेलफोर डिक्लेरेशन कब आई थी, 1917 में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जूस के लिए एक नया स्टेट बनाया जाएगा, पैलेस्टीन। ठीक है, जूस के लिए एक नया स्टेट बनाया जाएगा, पैलेस्टीन।
तो ये बेल्फोर डिक्लेरेशन किसकी थी? यूके की थी। यूके ने डिक्लेयर की थी 1917 में। यूके काफ़ी पावरफुल कंट्री था, तो उन लोगों ने डिक्लेयर तो कर दिया था, ठीक। फिर उसके बाद में उन पे 1945 में सब जानते हैं कि जर्मनी ने नाजी पे होलोकास्ट किया था, तो उनका बुरा हालत कर दिया था। फिर 1948 में क्या है, इजराइल आज़ाद हो जाता है 14 मई 1948 को। फिर 14 मई को आज़ाद होता है तो 15 पे इजराइल पे अटैक कर देते हैं अरब नेशंस। ये अरब नेशंस के आसपास वाले सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब लोग इस पर अटैक कर देते हैं। फिर इजराइल इनकी जम के धुलाई करता है और कुछ कब्जा कर लेता है, कुछ एरियाज जैसे हमाज है उन पर सबसे कब्जा कर लेता है। नहीं, हमाज क्या है, ये गोलन हाइट्स वगैरह वेस्ट बैंक वाला एरिया पे वो इजराइल कब्जा कर लेता है। 6 डे वार चलता है 1967 में। 6 डे वार चलता है 1967 में, जहाँ पे इजराइल है वो पैलेस्टीन का कुछ हिस्सा जैसे कि वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ये देखो वेस्ट बैंक है, इसको ऑक्यूपाई कर लेता है। गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लेता है इजराइल। ये यहाँ पे गोलन हाइट है, ये मैप आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर 1964 में फॉर्मेशन ऑफ PLO बनाया जाता है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है, ये इतना पता हो। फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड साइन किए जाते हैं। ओस्लो अकॉर्ड कब है, इसी से रिलेटेड है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल करने के लिए रिलेशन से। उससे पहले 1991 में क्या है, 1991 में टू नेशन थ्योरी, इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया जाता है 1991 में, ठीक। 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस होती है, वो मैड्रिड कॉन्फ्रेंस देती है 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन कहता है कि इजराइल और पैलेस्टीन दो अलग अलग नेशन होंगे, ठीक है, और जेरूसलम का होली प्लेस बनाया जाएगा। ये कहा गया था पील कमीशन की रिपोर्ट में 1937 में। पील कमीशन 1937 में आया था, वो BC से रिलेटेड है। और मैड्रिड पीस टॉक थी, जो हम आगे देखेंगे, मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन दिए गए थे 1991 में, ठीक है। तो इससे जो इंपॉर्टेंट बातें हम याद रख सकते हैं वो कौन सा है, बेल्फोर डिक्लेरेशन इससे रिलेटेड है, 1917 में आई थी। देन पील कमीशन 1937 में आता है, 20 साल बाद। देन हम ये देख लेंगे 2 स्टेट सॉल्यूशन किस में दिया था, मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस इससे रिलेटेड है। फिर इंडिया ने अभी डीहाइफनेशन पॉलिसी कर दी थी 2018 के अंदर कि हम इजराइल के साथ अलग रिलेशन रखेंगे और पैलेस्टीन के साथ अलग अलग रिलेशन रखेंगे। तो ये था इजराइल का, इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्यों डेवलपमेंट होता था, क्योंकि अभी अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ था। अब्राहम एकॉर्ड किस किस के बीच में हुआ था, अब्राहम एकॉर्ड वो US, अब्राहम एकॉर्ड UAE इजराइल के बीच में साइन हुआ था। अरब वर्ल्ड का जो इजराइल के साथ रिलेशन है, मुस्लिम वर्ल्ड है उनका, अरब कंट्रीज है उनका इजराइल के साथ जो रिश्ता है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको अब्राहम एकॉर्ड को साइन किया गया था। और UAE ने अपना पहला वहाँ पे वो एम्बेसी भी खोला था इजराइल के अंदर अभी। तो अभी हम देखते हैं जेरूसलम है वो वहाँ पे क्या है, मुस्लिम की वो 3rd इम्पोर्टेंट मॉस्क्यू है, जो अल अक्सा मॉस्क्यू है। अल अक्सा मॉस्क्यू है वो जेरूसलम में है। वेस्टर्न वॉल है वो क्या है, एक प्लेस है जुडाइज्म से रिलेटेड है, वो भी जेरूसलम में है। देन होली स्प्लेचर एक चर्च है जो कि जेरूसलम में है। तो ये काफ़ी होली सिटी मानी जाती है जेरूसलम में। तीनों इंपॉर्टेंट रिलीजन यहाँ पे पाए जाते हैं। देन एक नया क्वाड बनाया गया है, न्यू क्वाड, इसके बीच में इंडिया, इजराइल, UAE एंड US के बीच में। इंडिया, इजराइल, UAE एंड US के बीच में एक नया क्वाड बनाने के बारे में बात कर रही है। क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करने के बारे में बात कर रही है इन द बैक ऑफ अब्राहम एकॉर्ड, ठीक। तो अब्राहम एकॉर्ड के बारे में हम आगे देखेंगे। दैन इंडिया और इजराइल के साथ में हमने क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है। 2017 के अंदर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने थे इजराइल का। 2017 में हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इजराइल के साथ 1992 में आया था। 1948 में इजराइल बना था, हमने देख लिया अभी। दैन इजराइल इंडिया I4 अब क्या है, ये एक फंड है, इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्निकल इनोवेशन फंड, ठीक है। तो इसमें R&D को बढ़ावा देते हैं दोनों देश मिलके। इस फंड का जो कितने का है, $5.5 मिलियन का फंड है, $5.5 मिलियन का फंड है, जिसके अंदर हम दोनों कंट्री मिलके R&D को बढ़ाते हैं। इसका नाम देखो, इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D। तो इंडस्ट्रियल R&D को बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ा रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट टेक्नोलॉजी डेवलप करें और बेचें, कॉमर्स करें, ठीक, उसके लिए। फिर इंडिया UAE के बीच में देखेंगे तो इंडिया UAE का 3rd लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है UAE हमारा। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। US एंड चाइना के बाद में दूसरे नंबर पे हम एक्सपोर्ट यहीं पे बेचते हैं। हमारा जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स है।
उसके बाद में थर्ड नंबर पे यूएई आता है। एफडीआई भी यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है यूएई में। यूएई में 7 क्या है कन्फेडरेसी है 7 लोगों की। देन इंडिया ओमान के बारे में बात करो तो इंडिया और ओमान ने एक ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी बनाई गई थी। इंडिया ओमान की एक पोर्ट है डक्कम पोर्ट, DUKQM डक्कम पोर्ट, ये देखो यहाँ पे डक्कम पोर्ट अरेबियन सी में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेवल बेस बना रहे हैं, मिलिट्री बेस बनाने के लिए हमें ये यहाँ पे इजाज़त मिल चुकी है। और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो ओमान के साथ कर रहा है, 2008 में है। ठीक है, ओमान के लोकेशन देख लेना, मास्कोट है, पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे बोबल मांडाब होगा, वो सब कुछ देख लेना सब कुछ। देन अब्राहम अकॉर्ड किस किस के बीच में साइन हुए थे, इजराइल, यूएई एंड बहरीन के बीच में साइन हुआ था। 3 ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट था इजराइल, यूएई एंड बहरीन के बीच में। ठीक, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन का साइन करने के लिए था। ये यहाँ पे बीच में ये देखो मैप में देखो तो ये यहाँ पे गल्फ है, पर्शियन गल्फ है। तो पर्शियन गल्फ को सराउंडिंग कंट्री करने वाले कौन कौन से कंट्री हैं, ये इधर ये वाला जो कंट्री है ये ईरान है, ईरान इराक सऊदी अरेबिया, देन कुवैत इधर आ गया, देन बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। ये कंट्री सारे हैं वो इसको सराउंड करते हैं पर्शियन गल्फ को। लेकिन इनमें से 2 कंट्री इराक और ईरान छोड़ के, इराक और ईरान आई वाले दोनों कंट्री हटा दो, तो बाकी सब कंट्री ये जो हैं इसमें से ये कंट्री है, ये क्या है, ये पर्शियन जीसीसी के मेंबर हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। ठीक, ये कौन कौन से कंट्री हैं, गल्फ कंट्रीज हमने देख लिए, 7 अरब कंट्रीज हम देख लिए। अरब कंट्रीज कौन कौन से होते हैं ये आप देख सकते हो, और पेनिसुला पे जो कंट्री हैं वो सारे हैं। देन पर्शियन गल्फ वाले कंट्री ने बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी, ये गल्फ कंट्रीज हो गई। ठीक है, एंड इनमें से कुछ कंट्री हैं वो इसी के मेंबर हैं। ईरान और इराक मेंबर नहीं है इसके जीसीसी के। यूएई बिकम थर्ड नेशन था, यूएई बन गया था थर्ड अरब कंट्री जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला। इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया था, इजिप्ट और जॉर्डन पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। देन ये हेस्मान मैकमन कॉरस्पॉन्डेंस इसी से रिलेटेड है। देन स्काई पिकॉट एग्रीमेंट 1967 में हुआ था, बेलफोर्ट डिक्लेरेशन हम देख चुके हैं 1917 में हुई है। ये सब कुछ इसी से रिलेटेड है इजराइल वाले से। देन वाडी रम क्या है, वाडी रम एक डेजर्ट है जॉर्डन के अंदर, वाडी रम डेजर्ट है जॉर्डन के अंदर, तो जॉर्डन यहाँ पे है। ठीक है, जॉर्डन यहाँ पे छोटा सा कंट्री है वो जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया के टच करता है जॉर्डन, वहाँ पे एक डेजर्ट है वाडी रम। ठीक, इसको वैली ऑफ मून भी कहा जाता है, जॉर्डन को, वाडी रम को क्या कहा जाता है, वैली ऑफ मून। बंदर अब्बास पोर्ट है वो कहाँ पे है, ईरान में है, ये चाइना डेवलप कर रहा है बंदर अब्बास पोर्ट। दैन जरान दिलराम हाईवे हम देख चुके हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख चुके हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, वह अरेबियन सी। दैन मकरान कोस्ट ईरान की हम देख चुके हैं, जहाँ पे चाबहार पोर्ट है उस कोस्ट को ईरान की क्या बोला जाता है, मकरान कोस्ट बोला जाता है। दैन जीसीसी क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने देखा था 6 कंट्री जो ईरान और इराक को छोड़ के, बाकी ये हम देखें कौन कौन से हो जाएंगे उसके मेंबर, कौन कौन से हो जाएंगे, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान एंड सऊदी अरेबिया, ये जीसीसी के मेंबर हैं ईरान और इराक को छोड़ के। 6 कंट्रीज के मेंबर है। जीसीसी कब बना था, 1981 में बना था। तो ये यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो सारे क्या हैं, मोनार्क हैं, कुछ एक फैमिली मोनार्क हैं, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं। तो मोनार्क क्या होता है, जिसमें राजा होता है वो वही किंग होता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कौन है, कतर, कुवैत एंड बहरीन आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। देन 2 एब्सोल्यूट मोनार्क हैं, सऊदी अरेबिया एंड ओमान, एंड 1 फेडरल मोनार्क है, कौन सा, यूएई। इसमें क्या है, 7 कन्फेडरेसी हैं, यूएई में 7 मेंबर स्टेट हैं। देन इंडिया यूएस के बारे में बात करोगे तो इंडिया एंड यूएस ने ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप है डील, ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप डील थी, वो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है। इसके अंदर हम ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूएस और इंडिया मिलके किसी थर्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएस और इंडिया मिलके किसी थर्ड कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थर्ड कंट्री। तो थर्ड कंट्री कौन सा होगा, डेवलपिंग वर्ल्ड का कंट्री होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये ट्रायंगुलर पार्टनरशिप, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन बोलते हैं 3 कंट्रीज का। तो इसमें ये दिखाया गया है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, एक लीडिंग, एक फैसिलिटेटिंग कंट्री होगा, दूसरा एक होगा बेनिफिशियरी पार्टनर जो थर्ड वाला जिसमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा, एक होगा पाइवेटल पार्टनर जिसको पाइवेटल जो
यूएस एक्ट करेगा पाइवटल पार्टनर की तरह, ठीक। तो ये सारा इसमें बारे में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, वो किस किस के बीच में है, इंडिया और यूएस के बीच में है, जिसको हमने 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक। ये कब साइन की गई थी, ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप 2014 में साइन की गई थी। देन इंडिया और यूएस के बीच में एक है अलाउ भी है, इंडिया और यूएस का है अलाउ। ये अलाउ क्या चीज़ है कि एयर लॉन्च्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, एयर लॉन्च्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल अलाउ, ठीक। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया और यूएस के बीच में है, इसको साइन किया गया था, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसके अंडर इसको साइन किया गया था, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अंदर इसको साइन किया गया है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी जो प्रोडक्ट है वो कराई जाएगी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और दूसरा प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आपको, प्रोजेक्ट अलाउ किससे कौन से कंट्री से रिलेटेड है। देन इंडिया यूएस के बीच में डिफरेंस डील है, तो 2016 में के अंदर क्या है, इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर कर दिया था यूएस ने 2016 के अंदर। देन हमारे अभी बीच में क्या है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन एग्रीमेंट है यूएस के साथ। देन 2+2 डायलॉग होते हैं, हमारा यूएस के साथ भी है, हम देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, जापान के साथ भी है, और कौन से कंट्री के साथ है आप देखोगे 2+2 डायलॉग। देन इंडिया और यूएस ने 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं, कौन कौन से हैं वो है जीएसओ मिया है, वो 2002 के अंदर साइन किया गया था। तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इसके अंदर क्या है, मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ हम एक्सचेंज करेंगे। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 2002 में ये साइन हुआ था, जीएसओ एमआईए 2002 में। देन लियोमा इज देयर, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, यहाँ पे हम लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के मिलिट्री एयरबेस पे आके। तो ये साइन हुआ था 2016 के अंदर, लियोमा वा साइन इन 2016 दोनों कंट्री के बीच में। फिर कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था 2018 के अंदर। यहाँ पे हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी होती है, वो इसके अंदर यूएस प्रोवाइड करता है दूसरे कंट्री के बीच में, उससे पहले वो एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि वो उसको डिवाइस को सेफ रखेंगे। तो कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। तो ये 10 साल के लिए साइन किया जाता है। फिर हमने बेका साइन किया था 2020 के अंदर, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यहाँ पे हम क्या है, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एंड जियो स्पेशल मैप है, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट कब हुआ, 2020 के अंदर। तो सबसे पहले क्या हुआ, जीएसओ मिया साइन किया गया था 2002 के अंदर, फिर लियोमा साइन हुआ 2016 के अंदर, फिर कॉमकासा हुआ 2018 के अंदर, देन बेका हुआ 2020 के अंदर साइन किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक। दीज आर द कॉल्ड एज फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ठीक। देन इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी का विरोध कर रहा था यूएस। तो ये एक काइंड ऑफ डिजिटल टैक्स होता है जो हम डिजिटल कंपनीज पर जो एमएनसी होती है उन पे लगाते हैं। तो ये 135 कंट्रीज 136 कंट्रीज इकट्ठा हुए थे अक्टूबर 2020 के अंदर। तो वहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हमारे देश से पैसा तो कमा रही है पर वो हमें टैक्स नहीं दे रही है, तो वो हमें टैक्स दे, उसके लिए एक कम से कम 15% का जो मिनिमम डिजिटल कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया था, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स दिया गया था, उसको क्या बोलते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं, ताकि जो हमारे देश से पैसा कमा रही है वो हमें भी कुछ हिस्सा मिले। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री को दोनों को बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये साइन किया गया था। ट्रांजिशनल अप्रोच अडॉप्ट की गई थी इंडिया को। इंडिया डिजिटल टैक्स लगाता है, हमारा 2% पे हम डिजिटल टैक्स लगा रहे हैं इन बिग कंपनीज पे। तो ये इसके बारे में था, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होती है ये बता दिया हमने, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी 2016 के अंदर। इक्वलाइजेशन लेवी 2016 में इंडिया एमएनसीज पे लगाता है, और ये जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का आइडिया था वो 136 कंट्रीज का था, 15% ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वो लगा रहे थे। तो इसके लिए कुछ कंडीशन थी कि वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पे जाओगे ना तब आपको ये हटाना पड़ेगा, जो डिजिटल टैक्स लगा रहे हो आप, जैसे हम इक्वलाइजेशन लेवी लगा रहे हैं तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, तभी हम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वाले का हिस्सा बन सकते हैं। तो बेका हमने देख लिया कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये साइन हुआ था 2020 के बीच में। यहाँ पे जी स्पेशल एंड मिलिट्री जैसे कि मैप है, जियोडोटिक है, सारी एक्सचेंज करेंगे। लियोमा है, लियोमा हमने 2016 के अंदर साइन किया गया था, ठीक है। तो इसमें अंदर लियोमा के अंदर पोर्ट कॉल है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है, एक्सिस्टेंट है, एक दूसरी कंट्री के साथ हम
शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिट्री बेस नहीं बनाया जाएगा लियोमा के अंदर, लॉजिस्टिक, केवल लॉजिस्टिक का एक्सचेंज किया जाएगा। तो 2016 में साइन किया गया था। दैन कॉमकासा है वो 10 साल के लिए होता है। कॉमकासा हमने देखा था कि 10 ईयर के लिए होता है। उसके अंदर मिलिट्री दो देते हैं इंटरऑपरेबल बनाने के लिए। दैन GSOM में 2002 के अंदर साइन किया गया था, हम देख चुके हैं सब कुछ। तो फिर हमारा इंडिया और US के बीच में एक क्या है, एनर्जी कॉपरेशन भी है। एनर्जी कॉपरेशन के लिए एक प्रोग्राम है पेस, इंडिया US का है। पेस क्या है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। यहाँ पे वो क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, लो कार्बन इकोनॉमी को हम प्रमोट करेंगे। दैन एक रेज प्रोग्राम है, रेज प्रोग्राम। पेस प्रोग्राम इंडिया US का है, देन रेज प्रोग्राम भी इंडिया US के बीच में है, रेज। तो रेज प्रोग्राम क्या है, रेट्रोफिटिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो रेट्रोफिटिंग की जाती है उसमें एयर कंडीशनिंग की, ताकि हम एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो ये भी लॉन्च है, उसमें एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कौन बनाता है, उससे क्या रिलेटेड है, हमारे कंट्री की जो एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी बनाने की कौन बात करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कब एस्टेब्लिश किया गया था, 2002 में पावर एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर। देन ब्लू डॉट नेटवर्क है, ये क्या चीज़ है ब्लू डॉट नेटवर्क, अगला टॉपिक हमारा वो है ब्लू डॉट नेटवर्क। ये क्या है, जैसे चाइना का क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए एक ब्लू डॉट नेटवर्क लाया गया था। तो ये किस किस कंट्री है, ये इसमें US है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे ब्लू डॉट के अंदर, ब्लू डॉट नेटवर्क के अंदर। तो ये ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे जो कॉमर्शली वायबल हो, और उनकी क्या है वो रेटिंग करेंगे, फिर उनको अंदर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कराएंगे। जबकि BRI के अंदर क्या होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट खुद डेवलप करता है, ब्लू डॉट के अंदर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कराया जाएगा, ठीक। इसको 2019 के अंदर ब्लू डॉट नेटवर्क को लॉन्च किया गया था, 2019 के अंदर। सिमिलरली हमने देखा है, क्या देखा है, यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, देन फिर इंडिया जापान का इनिशिएटिव है एक, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंडिया जापान वाले क्या है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। देन इंडिया US के बीच में एक और है इशू रहता है, वीज़ा वाला इशू रहता है। तो H1B वीज़ा है वो US इशू करता है, US देता है किसको, इसमें US कंपनीज हैं, US की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो दूसरे कंट्री से क्या है वर्कर हायर कर सकती हैं, वर्कर हायर कर सकती हैं, एम्प्लॉयज़ हायर कर सकती हैं टेक्निकल। तो उनको एक 6 साल के लिए एक वीज़ा देते हैं वो लोग, टेम्परेरी वीज़ा, H1B वीज़ा बोलते हैं, ठीक है। जिसको H1B वीज़ा मिला उसकी वाइफ या स्पाउस को क्या है H4 वीज़ा देते हैं वो लोग। H4 वीज़ा स्पाउस को दिया जाता है जिसका H1B वीज़ा मिल चुका है उसकी स्पाउस को, ठीक। तो ये US इंडिया के बीच में है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है वो हमारा इंडिया और UK से है, इंडिया और UK के बीच में। तो इंडिया UK के लिए रोड मैप 2030 लॉन्च किया गया था, रोड मैप 2030, ये US का प्रोग्राम है, UK का प्रोग्राम है, UK का। उसके अंदर हम बात चल रही है हमारे दोस्त के दोनों के बीच में, इंडिया UK के बीच में 2004 में क्या हुई थी, 2004 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। दैन रोड मैप 2030 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया UK के बीच में होगी। दैन हमारा 7 प्रोग्राम है UK और इंडिया का। देन हमारे UK के साथ हमने क्या किया है, UK के साथ हमें इन्हांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप भी साइन की है, इन्हांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप। ये इनिशिएटिव पूछे जाते हैं कौन से कंट्री के साथ है हमारा, इन्हांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप इज साइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आते हैं बहुत बार आए हैं। तो ये बेकअप BTTI पूछा गया था EU के साथ, जो हमारा था उसको पूछा गया एग्जाम में। दैन डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन की, डिफेंस एंड इंटरनेशनल डिस्प 2015 में हमने UK के साथ साइन की थी। दैन ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था हमारे द्वारा, ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव इंडिया UK ने लॉन्च किया था COP26 के दौरान।
देन हम इंडिया और यूके हैं वो वैक्सीन पे भी काम कर रहे हैं, उसके लिए वैक्सीन थेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडिया यूके के द्वारा। असेस इंडिया प्रोग्राम है, असेस इंडिया प्रोग्राम है वो यूके हाई कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। असेस इंडिया तो इंडिया को असेस करने में हेल्प करेगा, किसको, यूएसए की, यूके की जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, यूके की जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था यूके हाई कमीशन के द्वारा इंडिया के अंदर 2017 के अंदर। देन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लॉन्च किए गए थे एचडीएफसी एंड टीपीएससी एंड एनएचआई के द्वारा। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया था आईआरएफसी के द्वारा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। देन वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में यूके हमारी हेल्प कर रहा है। देन स्टार्टअप इनिशिएटिव में यूके हमारी हेल्प कर रहा है। फर्स्ट बॉन्ड इंडेक्स सीरीज लॉन्च की थी एसबीआई ने लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज पे। देन ईयू का प्रोग्राम है ग्लोबल गेटवे, ये हमने पहले पढ़ा नहीं था। ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम है, ये काउंटर करेगा बीआरआई को। जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क है, ब्लू डॉट नेटवर्क किसका है, ब्लू डॉट किसका है, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का है। एंड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर किसका है, इंडिया एंड जापान का है। ठीक है, तो इसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, चाइना को ये काउंटर करेगा बीआरआई को। इसके अंदर वो हाई सोशल इकोनॉमिकल एंड हाई सोशल इन्वायरमेंटल फिजिकल लेबर स्टैंडर्ड लगा के वो लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि बिल्ड बैक बेटर कर सकें। तो बिल्ड बैक बेटर ये इनिशिएटिव इसी के अंदर लॉन्च किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ईयू का इनिशिएटिव है बिल्ड बैक बेटर। इसके अंदर हम क्या हैं, जो है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकें, इसके अंदर उसको लॉन्च किया गया था। कंट्रीज़ की हेल्प करेगा ईयू। देन अगला टॉपिक है वो एएसएमई है। एएसएमई क्या है, एशिया और यूरोप के बीच में मीटिंग हुई थी, एशिया यूरोप मीटिंग बोला जाता है। इसमें कितने 53 कंट्रीज ने भाग लिया था। इंडिया की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इसको एड्रेस किया था। ये 13 समिट हुआ था इसका, इंडिया एशिया का। 53 कंट्रीज में इसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये हमें इसको, ये इनफॉर्मल डायलॉग है, इनफॉर्मल डायलॉग। देन ईयू के आपको कंट्रीज पता होने चाहिए, कितने कंट्रीज हैं, 27 कंट्री हैं या 28 कंट्री हैं, कितनी हैं आपको पता होना चाहिए। एग्जिट के बारे में, बैक टॉप के बारे में पता होना चाहिए। देन ईयू कब एस्टेब्लिश किया गया था, ईयू एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो ब्रेग्जिट। यूरोपियन यूनियन क्या है, 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर है, फ्री, इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पर्सन अलाउ किया गया था। ठीक, तो इसने एग्जिट करने के लिए ब्रेग्जिट हुआ था, वो कौन से आर्टिकल से हुआ था, ईयू के जो इसके अंदर 50th आर्टिकल ऑफ लिस्बन ट्रीटी उससे ट्रिगर किया गया था ब्रेग्जिट। कोई कंट्री ईयू को छोड़ना चाहता है तो इसको आर्टिकल 50 के अंदर छोड़ा जाता है एग्जिट। तो इसके अंदर फिर हम ईयू को ढंग से पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है ईयू, इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। देन एक और ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ यूरोप, COE, ये ई से अलग है। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1953 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1949 में ट्रीटी ऑफ लंदन ने इसको एस्टेब्लिश किया था, ट्रीटी ऑफ लंदन। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ, काउंसिल ऑफ यूरोप इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1949 में एस्टेब्लिश किया गया ट्रीटी ऑफ लंदन के द्वारा। ठीक, तो ये किस लिए लाया गया था, ये डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। रूल ऑफ लॉ यूरोप के अंदर जो ईस्टर्न कंट्रीज थे यूरोपियन यूनियन के, वहाँ पे जो इसका इन्फ्लुएंस था कम्युनिस्ट नेशन का, USSR का जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस आता था, वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया था। अभी इसमें कितने मेंबर है, 47 मेंबर हैं। ठीक है, तो इसका जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो इसी का हिस्सा है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स 1953 में बनी थी, वो इसका हिस्सा है। देन मोबिलाइज योर सिटी कंपेनियन है, ये प्रोग्राम है। मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम किस किस कंट्री का है, फ्रेंच और जर्मनी का प्रोग्राम है। इसके अंदर वो लोग क्या हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, अर्बन मोबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। मोबिलाइज योर सिटी यानी कि सिटी को मोबिलाइजेशन यानी कि अर्बन मोबिलिटी के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे जहाँ पे अहमदाबाद, नागपुर,
कोची, इन शहरों में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ब्रेग्जिट टेल डील हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्रेग्जिट का जो आर्टिकल कौन सा है तो वो हम पढ़ चुके हैं। देन ये है UNSCR 1267, ये क्या है, ये एक 1267 यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है, जिसमें से हम, ये किससे रिलेटेड है, अलकायदा से रिलेटेड है, अलकायदा पे बैन लगाने के बारे में बात करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अफ्रीकन यूनियन है हमारा। अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जो कि 55 कंट्रीज इसका हिस्सा है, अफ्रीकन यूनियन के 55 कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एडिस अबाबा, एडिस अबाबा, अबाबा, ये कहाँ पे, एडिस अबाबा इथोपिया में है। तो ये अफ्रीकन यूनियन एस्टेब्लिश की गई थी 2002 के अंदर, 2002 के अंदर, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम है एजेंडा 2063, एजेंडा 2063, 2063, एजेंडा 2063। उसके अंदर वो क्या है, अफ्रीका कैसा होगा 2063 में वो बनाया गया है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर अफ्रीका लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का विजन क्या था, वो था इंटीग्रेटेड एंड प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका। दे वांट अफ्रीका टू बी इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका। तो एजेंडा 2063 इनका प्रोग्राम है। इसको आप में इतना पता होना चाहिए, 2002 में एस्टेब्लिश किया गया था अफ्रीकन यूनियन को। देन इसका सेक्रेटरीट आपको पता है एडिस अबाबा में है। ये सारी इसके 55 इसकी कंट्रीज़ हैं, 55 इसमें कंट्रीज शामिल हैं। तो अफ्रीकन यूनियन एक अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बना रहा था, उस पर भी बात चल रही थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी था, उसके बाद में आया था इसको। तो ये था हमारा ऑल इससे रिलेटेड। तो लीबियन क्राइसिस था। लीबिया कहाँ पड़ता है, मागरेब रीजन में पड़ता है। मागरेब रीजन कहाँ पे है, ये जो अफ्रीका वाला रीजन है, अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो रीजन है, साहेल वाला रीजन, साहेल रीजन है, मागरेब रीजन है, कौन कौन से, ये सब पता होना चाहिए आपको। GRD भी न्यूज़ में था, वो हम मैपिंग वाले रीजन में देखेंगे। तो अरब स्प्रिंग हुई थी, वहाँ पे शुरू हुई थी इन रीजन्स में। वहाँ पे क्या हुए थे, डेमोक्रेसी के लिए वो अपराइजिंग हुई थी, तो 2011 के बाद में शुरू हुई थी। वहाँ पे लीबिया का लीडर होता था गद्दाफी, उसको मार दिया गया था बेचारे को। तो ये था हमारा जो बायलैटरल रिलेशन, जितने भी दिए थे 1-2 साल के इम्पोर्टेंट, 2-3 साल में जितने भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स थे वगैरह वगैरह सब इसमें कवर हैं। इतना ही जानना था इसके बारे में। धन्यवाद, काफ़ी है इतना।